Hello students, welcome to the economics class. I am your economics teacher Mukesh Mishra. This is your first class of economics for class 11 students. Students, I hope you are well at your home and doing well in your studies. You studied social studies in class 9th and 10th. Economics is also a part of social studies. It is related to your basic problems which you face in your life, like related to demand, supply, producers who produces goods and services, and many more. There are two books in your economic subject. First is microeconomics and second is statistics. Your economic subject is 100 marks, in which micro 40 marks and statistics is also 40 marks, and your practicals are 20 marks. Your practicals includes your project file 12 marks and your Viva plus notebook 8 marks. So students, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स की कितनी कितनी वेटेज है. तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. चैप्टर यूनिट्स में डिवाइड है, जो कि 4 यूनिट्स है इसके अंदर. सबसे पहली है इसके अंदर इंट्रोडक्शन, जो कि 4 मार्क्स की है. इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी 2 चैप्टर्स हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा. सेकंड यूनिट है हमारी कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड. ये यूनिट हमारी 13 मार्क्स की है. इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं. थर्ड यूनिट है हमारी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. ये भी 13 मार्क्स की है. इसके अंदर हमारे 5 चैप्टर्स इंक्लूड्स हैं. और फोर्थ है हमारी मार्केट. ये 6 मार्क्स की यूनिट है. ये 10 मार्क्स की यूनिट है. इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स इंक्लूड है. तो इसी तरह से आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका 5th चैप्टर, जो कि सिलेबस में भी आपके सबसे पहले 5th चैप्टर ही इंक्लूड होगा. और 5th से हम स्टार्ट करेंगे. इसके बाद 5th का हम 6 जाएंगे, जो क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और ऑनलाइन वीडियोस में ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएंगे. उसके बाद इससे रिलेटेड चैप्टर से हम स्टार्ट करते रहेंगे, और जो कि हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से 4 चैप्टर्स होंगे. तो हमारा सबसे पहले फोकस होगा कि हम इन 4 चैप्टर्स को खत्म करें. तो आइए सबसे पहले हम 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उसके बारे में और चैप्टर क्या है.
Students, now we start our chapter theory of demand. डिमांड वर्ड सुनते ही आप लोगों के माइंड में आता है कि आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, जिसकी आपके पास इच्छा होती है, आपको लगता है कि वही डिमांड है। लेकिन जिस चीज की आपकी इच्छा होती है यानी कि डिजायर और डिमांड, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जनरली हम डिजायर को ही डिमांड बोल देते हैं, पर इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिजायर दोनों के अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको डिजायर है एक कार परचेज करने की, आप चाहते हो कि आपको एक कार मिल जाए, लेकिन उस कार को परचेज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो इकोनॉमिक्स के सेंस में ये आपकी डिमांड नहीं हुई। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो पहला टॉपिक है हमारा डिमांड। इसे हम समझते हैं डिजायर प्लस नीड प्लस परचेजिंग पावर। अगर इन तीनों चीज में से कुछ भी मिसिंग हुआ तो वो हमारी डिमांड नहीं होगी। जैसे अगर आपको एक कार की डिजायर है लेकिन उस कार की नीड नहीं है आपको, या फिर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो उसे हम डिमांड नहीं बोलेंगे। जैसे मुकेश अंबानी के पास परचेजिंग पावर होगी स्विफ्ट खरीदने की, लेकिन क्या उसे नीड है? मुकेश अंबानी को नीड होगी क्या स्विफ्ट खरीदने की? बिल्कुल नहीं होगी। तो स्विफ्ट कार की उसके लिए डिमांड नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास 10,000 रुपीज है और आपके पापा ने आपको कहा बेटा जाओ इसे बैंक में जमा करके आ जाओ, आप बैंक में उन 10,000 रुपीज को डिपॉजिट करने के लिए गए, लेकिन रास्ते में आपको एक साइकिल का शोरूम दिखा जो कि आपको साइकिल बहुत पसंद थी और आपको उसको खरीदनी भी थी। यानी कि आपकी डिजायर है उस साइकिल को खरीदना और आपके पास 10,000 रुपीज यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी है और आपको स्कूल आने जाने के लिए नीड भी है उसकी, तो क्या ये डिमांड होगी? ये भी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि जो 10,000 रुपीज है वो एक्चुअल में आप उसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पापा के हैं और उसे आपको जाके बैंक में डिपॉजिट करना होगा 10,000 रुपीज, तो इसलिए वो भी आपकी डिमांड नहीं हुई। इसलिए जहां आपकी नीड, डिजायर और परचेजिंग पावर तीनों ही कंबाइन होंगी वो आपकी डिमांड होगी। जैसे आपने घर से 500 रुपीज लिए एक बुक को परचेज करने के, क्योंकि आपको बुक की जरूरत भी है, उसकी आपको डिजायर है और 500 रुपीज है आपके पास को परचेज करने के लिए, तो अब आप उसको कहेंगे कि ये डिमांड है। इसी तरह से कभी आप गर्मियों में स्कूल से घर जा रहे हैं और आपको एक आइसक्रीम खाने का मन हुआ, यानी डिजायर हुई आइसक्रीम खाने की, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 रुपीज थे और आइसक्रीम 20 रुपीज की थी, तो ये आपकी डिमांड नहीं हुई, सिर्फ डिजायर है ये, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो आपकी डिमांड नहीं हो पाई। इसकी डेफिनेशंस आप लोग बुक से देखेंगे या फिर मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जहां पे इन सभी के नोट्स होंगे, तो आप वहां नोट्स से उसको अपने नोटबुक में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिखने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करता रहूंगा और इनके नोट्स हम बाद में देखेंगे। अगला है क्वांटिटी डिमांडेड। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी भी गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड बहुत ही कम हो जाती है, या फिर किसी के प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अनियन के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे मार्केट में, तो उसकी डिमांड बहुत ही कम हो गई, लोगों ने अनियन खरीदना बहुत ही कम कर दिया, 80, 90, 100 रुपीज क्रॉस हो रहा था इसका प्राइस, तो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन जो मैं यहाँ डिमांड वर्ड बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ता है। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। आप एक शॉप पर गए, आपने शॉपकीपर से एक पेन का प्राइस पूछा, उसने आपको कहा एक पेन 5 रुपीज का है। आपने शॉपकीपर से कहा ठीक है मुझे 10 पेन्स दे दीजिए। आपने उससे 10 पेन परचेज किए, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 रुपीज देना होगा। आपने उसे 50 रुपीज दिया और आपने 10 पेन परचेज कर लिए,
तो जो यहाँ पर 10 क्वांटिटी है इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने किसी भी कॉमोडिटी का कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स परचेज की है, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड अलग कंसेप्ट है और क्वांटिटी डिमांडेड अलग कंसेप्ट है। डिमांड का मतलब किसी भी गुड्स के लिए डिजायर, नीड, परचेजिंग पावर होना, और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने उसकी कितनी क्वांटिटी को परचेज किया है, उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए इन दोनों को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा हमें बताता है अगर सभी फैक्टर्स नॉर्मल रहे एंड जितनी भी बाकी सभी चीजें हैं वो सब सेम रहे, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस हाई हो रहा है, 10 से 20 हुआ, तो इसकी डिमांड 4 से 2 हो गई, यानी कि कम हो गई। ये हमें हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड। इसे हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पे हमें रखना है और प्राइस को हमेशा वाई एक्सिस पे रखना है। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों पॉइंट से हम एक कर्व बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। हमेशा आपको ध्यान रखना है, 10th क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा, जब भी किसी ग्राफ पर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे ये यहाँ से फर्स्ट लाइन और ये सेकंड, जब भी ग्राफ पे दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए यहाँ पर प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इन सभी की डेफिनेशंस कहाँ देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स में। आज के लिए आप लोग इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा थ्योरी ऑफ डिमांड।